उगेंगे आस सुमन खुशहाली फिर छाएगी। अभी रात है तो क्या सवेरा होगा, प्रकाश की किरण जरूर आएगी। जी हाँ, अंधकार कितना भी गहरा काला विशाल क्यों ना हो, प्रकाश की एक किरण सारे जग में रोशनी भर ही देती है। इसी आशा की किरण के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आत्मविश्वास बिल्कुल मत हारें, पढ़ते रहें, रोज नया कुछ गढ़ते रहें। आज का टॉपिक है प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को विजुअल बनाती है। वस्तु प्रकाश जो है वो स्रोत से निकलकर पहले वस्तु पर पड़ता है, ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, तथा इन वस्तुओं से लौटकर हमारी आंखों में इनको आंखों को संवेदित करता है रिफ्लेक्ट होने के बाद में, और उस वस्तु को पहचान हमें कराता है, उसकी स्थिति का ज्ञान कराता है। अगला पॉइंट है तारा, सूर्य और अंतरिक्ष, ये सभी प्रकाश के क्या है? प्राकृतिक स्रोत हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अगर हम टॉर्च बैटरी की बात करें तो ये सभी प्रकाश के क्या हो जाएंगे? कृत्रिम स्रोत हो जाएंगे। तो आपने ये जाना पॉइंट। तारों में हाइड्रोजन के संलयन से उत्पन्न ऊर्जा से वे प्रकाश एवं ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। पॉइंट वाइज पढ़ते रहेंगे। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है, ये एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की निर्वात में चाल पूछी जाती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल होती है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। ये पॉइंट हो गया। कितनी चाल होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश के आधार पर अब हम वस्तु के निम्न प्रकार जानेंगे। कुछ प्रकार हैं। प्रदीप्त वस्तुएं इनमें है पहला ल्यूमिनस बॉडीज। ल्यूमिनस बॉडीज क्या होती हैं? वे जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, जैसे सूर्य हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, ये जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, वस्तुएं होती हैं, वो ल्यूमिनस बॉडीज या प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वहीं अगर बात करें हम अप्रदीप्त वस्तुओं की, तो इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वे किसी का प्रकाश पड़ने पर वे आप चमकने लगती हैं, वे दिखाई देने लगती हैं, जैसे कुर्सी हो गया, मेज हो गया, किताब हो गया, या इसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट हो गया, वो नॉन ल्यूमिनस बॉडी यानी अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंट बॉडीज की यानी पारदर्शक वस्तुओं की, तो जिनसे होकर प्रकाश किरणें आर पार निकल जाती हैं, वो होती हैं पारदर्शक वस्तुएं, जैसे शीशा हो गया। आगे बढ़ते हैं अर्धपारदर्शक वस्तुएं। तो ऐसी वस्तुएं जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने पर उनका कुछ भाग अवशोषित यानी अब्जॉर्ब हो जाता है, तथा कुछ भाग बाहर निकल जाता है, जैसे एग्जाम्पल में तेल लगा हुआ कागज। तो ये हो जाएगा अर्धपारदर्शक वस्तुओं में। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। अपारदर्शक वस्तुएं, ये कौन सी वस्तुएं होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं आ पाती हैं, जैसे धातुएं, जैसे लकड़ी, ये सभी अपारदर्शक वस्तुओं के एग्जाम्पल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का डबल नेचर जानते हैं। दोहरी प्रकृति लाइट की क्या होती है? कण और तरंग, दो नेचर इसके होते हैं प्रकाश का। कभी कण के समान तो कभी तरंग के समान व्यवहार प्रदर्शित होता है। इसी प्रकाश की प्रकृति को दोहरी प्रकृति यानी डबल नेचर कहते हैं। एक तो वेव हो गया, और एक पार्टिकल नेचर हो गया। ये दो प्रकार ही प्रकाश की दोहरी प्रकृति को दर्शाते हैं। प्रकाश की घटनाएं जैसे व्यतिकरण, जैसे विवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण, अपवर्तन, ये सभी की व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत के द्वारा की जाती है। जबकि प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, क्राम्पटन प्रभाव आदि की व्याख्या प्रकाश के कणिका सिद्धांत द्वारा की जाती है। समझ गए? तो ये सभी जितने कॉन्सेप्ट हमने एग्जांपल में बताया, इसको अभी डिटेल से सब कुछ पढ़ते हैं। बने रहिए बिल्कुल वीडियो पर, लास्ट तक देखिए। अगला पॉइंट है आपका, प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? इंपॉर्टेंट है, न्यूटन ने दिया था। कणिका सिद्धांत लाइट का न्यूटन ने दिया। तथा प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो किसने दिया? इसकी व्याख्या हाइजेनबर्ग ने की थी। हाइजेनबर्ग होगा यहाँ पे। हाइजेनबर्ग ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत की व्याख्या की, जबकि प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने बताया। अगला पॉइंट है आपका, प्रकाश ने व्यतिकरण को प्रकाश का जो व्यतिकरण सिद्धांत है उसको किसने बताया? थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने बताया। व्यतिकरण सिद्धांत ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तथा मैक्सवेल ने क्या बताया? प्रकाश का वैद्युत चुंबकत्व प्रभाव, इसके गणितीय सिद्धांत को मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया। अगली वीडियो में इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सब कुछ आएगा, तो पढ़ते रहें ध्यान से। अगला पॉइंट आपका कैरेक्टरिस्टिक लाइट की बताई गई है। प्रकाश की विशेषताएं। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पहला पॉइंट हो गया। ये निर्वात में यानी वैक्यूम में गमन कर सकता है, गति कर सकता है। प्रकाश हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। और एक बात और कि प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा में गति करता है। ये विशेषताएं हो गई। प्रकाश का वेग पहले भी बताया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, जो कि सभी माध्यमों में प्रकाश की चाल से सर्वाधिक है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश जब ठोस या द्रव माध्यम में प्रवेश करता है तो यह क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है, जब दो मीडियम होते हैं। अगला पॉइंट है आपका, अगला है प्रकाश का फोटोन सिद्धांत। फोटोन सिद्धांत क्या है? इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ में कण माना गया है। इसी प्रकार की दोहरी प्रकृति को इसका फोटोन सिद्धांत कहते हैं। तो फोटोन क्या है? पहली बात तो ये इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे फोटोन कहते हैं। और इसी प्रोसेस को ही जो तरंग नेचर और पार्टिकल नेचर में माना गया, इसे दोहरी प्रकृति या फोटोन सिद्धांत कहते हैं। अगला पॉइंट है आपका, प्रकाश के वेग की गणना किसने की? तो सबसे पहले प्रकाश की वेग की गणना की रोमन नहीं, रोमर होगा। वैज्ञानिक रोमर ने प्रकाश के वेग की गणना की। ये हो गया। अगला पॉइंट है आपका, प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? अपवर्तनांक पर। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड का टाइम प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगता है। यह भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट।
तो परावर्तन क्या होता है? जब किसी वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश किरण वस्तु पर पड़ने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई भी एक रे किसी सरफेस पर गिरती है और रिफ्लेक्ट होकर के दूसरी दिशा में चली जाती है, तो वो क्या होता है प्रोसेस? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अगले इंपॉर्टेंट इसके लॉ हैं, इसके नियम परावर्तन के बहुत पूछे जाते हैं। तो पहला नियम क्या है इसका? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी एक तल में होते हैं। ये होगा इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, और ये परावर्तन होकर के परावर्तित किरण बन जाती है, और इस पर एक नॉर्मल यानी अभिलंब होता है। ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये पहला लॉ है। ये एंगल आई होता है और ये एंगल आर होता है, यानी आपतित कोण और परावर्तित कोण, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। सेकंड लॉ यही कहता है कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, यानी परावर्तन कोण हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है। ये परावर्तन के नियम का दूसरा नियम है। ठीक है, पहला नियम क्या बताया? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, जबकि दूसरा नियम यह है कि परावर्तन कोण यानी एंगल आई, एंगल आर और आपतन कोण यानी एंगल आई, ये दोनों बराबर होते हैं। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। प्रकाश का अपवर्तन देखते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्या होता है? जब एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो प्रकाश का पथ विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण सघन माध्यम के पृष्ठ से अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में एंटर करती है तो विरल माध्यम के पृष्ठ से अभिलंब से ये दूर हट जाती है। यही जो प्रोसेस है दूर हटने का, ये अपवर्तन कहलाता है। लेकिन जो किरण लंबवत किसी भी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह किसी भी तरफ न झुक करके सीधी निकल जाती है। यही प्रोसेस दो मीडियम पहली बात तो इसमें जरूरत होते हैं, और कोई भी रे होती है जो परावर्तित आपतित किरण होती है और रिफ्लेक्ट होकर के अभिलंब की तरफ या तो झुक जाती है या दूर हट जाती है, तो इसी प्रोसेस को ही अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सघन माध्यम और विरल माध्यम, इसमें दो माध्यम होते हैं। अगले हम अपवर्तन के नियम समझेंगे। नियम क्या है? अपवर्तन की घटना में आपतित किरण, सेम लॉ परावर्तन का ही है इसमें, अपवर्तन की घटना में आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, वही जो बताया। और दूसरा आपका इंपॉर्टेंट नियम है कि आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो एक स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। ये फॉर्मूला हो जाता है और इसको स्नेल का नियम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, साइन आई अपॉन साइन आर जो अपवर्तन के नियम का दूसरा नियम है इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक को जानते हैं। ये क्या है? जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है, निर्वात से किसी अन्य माध्यम में, तो आपतन कोण के साइन तथा अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात जो होता है वो हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं उसको। तो क्या हो जाएगा? किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए, अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग अपवर्तनांक होता है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बढ़ाने के साथ ही अपवर्तन का मान कम हो जाता है। इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट है। दृश्य प्रकाश में लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है। कारण क्या है? कारण लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक व बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, इसीलिए ऐसा होता है। रातों में तारों का टिमटिमाना, तालाब की गहराई कम प्रतीत होना, सूर्य का क्षैतिज क्षितिज के नीचे होने पर भी दिखाई देना, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? अपवर्तन के कारण ये सब होते हैं। ठीक है, ये पूछे जाते हैं, ध्यान देंगे, नोट कर लेंगे। क्रांतिक कोण जानते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रांतिक कोण जब हम सघन माध्यम में आपतन कोण के मान को धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं तो उसके संगत जो विरल माध्यम होता है उसमें बनने वाले अपवर्तन कोण का मान भी साथ साथ बढ़ता जाता है। अतः सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला पॉइंट आपका है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? प्रकाश किरण जब किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है। जिस विरल माध्यम में, जिससे क्या होता है कि विरल माध्यम में प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं हो पाता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश किरण परावर्तित होकर सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश किरण की इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। प्रकाश का विवर्तन समझेंगे। प्रकाश का विवर्तन क्या है? प्रकाश किरण हमेशा सीधी रेखा में गति करता है, किंतु रास्ते में पड़े किसी अवरोध, किसी रेजिस्टेंस के कारण थोड़ा मुड़ भी जाती है और इसी उसकी छाया में प्रवेश कर जाती है। प्रकाश किरण की इस घटना को हम विवर्तन कहते हैं। प्रकाश के विवर्तन का मान अवरोध के आकार पर निर्भर करता है। जो अवरोध होगा, जिसकी वजह से उसमें अवरोध आया होगा, उसके आकार पर भी प्रकाश का विवर्तन मान निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, उनके द्वारा विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, यानी स्कैटरिंग कहते हैं। किसी रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? उसकी तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ पर निर्भर करता है किसी रंग का प्रकीर्णन। जिस रंग की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम होती है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका रंग के तरंग दैर्ध्य कम होगी उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकीर्णन, अधिक तरंग दैर्ध्य वाले रंग का प्रकीर्णन कम होता है। सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होने के कारण प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है।
सेकंड इसका है लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है, वेवलेंथ इसकी सर्वाधिक मैक्सिमम होती है, इसी के कारण इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी नोट कर लेंगे। अगला पॉइंट है बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होने के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, अगला पॉइंट है लाल रंग के प्रकीर्णन कम होने के कारण जो डूबता और उगता हुआ यानी सूर्यास्त और सूर्य उदय के कारण जो सूर्य लाल दिखाई देता है वो भी प्रकीर्णन के कारण होता है, लाल रंग के प्रकीर्णन के कम होने के कारण, क्योंकि अन्य रंगों का प्रकीर्णन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। प्रकीर्णन के कारण ही समुद्र का पानी भी नीला दिखाई देता है, इंपॉर्टेंट ये भी है, प्रकीर्णन के कारण ही समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष से अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है ड्यू टू रीजन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि वहाँ वायुमंडल न होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। चंद्रमा से भी आकाश काला ही दिखाई देता है, ये भी पॉइंट है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को केवल कवर किया गया है। प्रकाश का विसरण समझेंगे, जब प्रकाश किरण किसी ठोस वस्तु के खुरदरी सतह पर टकराती है तो उस तल के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश के आपतन कोण का मान अलग अलग हो जाता है, जिससे परावर्तित होने पर प्रकाश एक निश्चित दिशा में ना जाकर अलग अलग दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का विसरण कहते हैं। ठीक है, या इसी को विसरित परावर्तन भी कहते हैं। यह पॉइंट हो गया। अगला आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये जानेंगे ये क्या होता है। सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तब अपवर्तन के कारण प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में प्रकाश बट जाता है। इसे हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन रंग का होता है इसके कंपोनेंट कितने फॉर्म में बनते हैं, 7 फॉर्म में। इसी वर्णक्रम को जो रंग हमें प्राप्त होते हैं इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, और प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण अधिक होने के कारण सबसे नीचे होता है, और लाल रंग का विक्षेपण कम होने के कारण सबसे ऊपर होता है। नीचे से ऊपर की ओर विभिन्न रंगों का क्रमशः क्या है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल है। इसे संक्षेप में क्या कहते हैं, विबग्योर कहते हैं या बैगनी पिनाला कहते हैं। विबग्योर ध्यान रखेंगे, ये वर्ण विक्षेपण है। अगला पॉइंट है आपका प्रकाश किरणों का व्यतिकरण, इंपॉर्टेंट ये भी है, व्यतिकरण से भी सवाल बनते हैं। क्या है यहाँ पे, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से एक ही आवृत्ति की दो तरंग एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उन तरंगों के साथ एक ही दिशा में चलने से उनके अध्यारोपण के कारण माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता जो होती है वो उन तरंगों की अलग अलग तीव्रता के योग से अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की किरण कि इस गुण को ही हम व्यतिकरण कहते हैं। समझ गए होंगे, व्यतिकरण समझ गए। अब बढ़ते हैं प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश तरंगों का ध्रुवण, पोलराइजेशन देखते हैं। पोलराइजेशन क्या है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं, स्टार्ट में ही पढ़ा। प्रकाश की किरण के चलने की दिशा उसके कंपन की दिशा के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। साधारण प्रकाश में कंपन तरंग की गति के लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में सम्मित होता है, जबकि प्रकाश तरंग के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा में लंबवत तल में एक ही दिशा में तथा प्रत्येक दिशा में सम्मिलित न हो, इस घटना को क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं, यानी पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, गोलीय दर्पण के बारे में जानते हैं। दर्पण पढ़ेंगे, लेंस भी पढ़ेंगे, इसमें सब कुछ है, ह्यूमन आई भी पढ़ेंगे इसमें। तो अगला पॉइंट है आपका गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है, ये दर्पण है जिसका कम से कम एक पृष्ठ वक्री हो। ये दो प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण, दो प्रकार के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड एक कॉन्केव, यानी अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, शॉर्ट में समझते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ वक्रीय होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। इस तरीके का ये परावर्तक पृष्ठ होता है और ये पॉलिश लगा पृष्ठ होता है, तो ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणों को परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिला देता है। मुख्य अक्ष से जो प्रकाश किरण आती है उसको एक पॉइंट पर ही रिफ्लेक्ट होकर के मिला देता है। ठीक है, ये अवतल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण के बारे में जानते हैं। उत्तल दर्पण क्या है, ये गोलीय दर्पण का ऐसा प्रकार है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ वक्री होता है, इस तरीके का होता है, इधर पॉलिश लगा हुआ होता है और ये आपका परावर्तक पृष्ठ होता है। या मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष क्या होता है, ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं इनके परावर्तन के पश्चात ये एक बिंदु पर फैला देता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया उत्तल दर्पण। अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस के बारे में जान लिया, सॉरी दर्पण के बारे में जाना। अब आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के लिए कुछ मुख्य बिंदुओं से परिचित होना आवश्यक है। कौन से मुख्य बिंदु है, मुख्य अक्ष पहला है। मुख्य अक्ष क्या होता है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया। सेकंड है आपका वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण कांच के जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या है, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले को हम केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अगला है आपका मुख्य फोकस। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के से रिफ्लेक्शन के पश्चात ही परावर्तन के बाद, जब परावर्तन हो जाता है उसके बाद जिस मुख्य अक्ष पर मिलती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका
फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ, गोलीय दर्पण का ध्रुव तथा मुख्य बिंदु के बीच की दूरी को हम दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर? फोकस तल क्या है? फोकस बिंदु से होकर जाने वाले मुख्य अक्ष के लंबवत तल को हम फोकस तल कहते हैं, सभी लोग जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और उसकी फोकस दूरी में जो रिलेशन है ये पूछा जाता है, इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। नोट कर लेंगे, F इज इक्वल टू R/2, F फॉर फोकल लेंथ एंड R फॉर रेडियस, यानी वक्रता त्रिज्या, और F क्या है? फोकस दूरी। तो ये हो गया फॉर्मूला, रिलेशन। आगे बढ़ते हैं, गोलीय दर्पण का सूत्र देखते हैं। दर्पण का सूत्र क्या हो जाएगा? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यहाँ पे u क्या है? दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है, ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है u, जबकि इमेज की डिस्टेंस यानी प्रतिबिंब की जो दूरी हो जाएगी वो v हो जाएगी, v से डिनोट करेंगे। और फोकस दूरी को हम दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को f मान लेंगे। तो फार्मूला आपका बन जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, गोलीय दर्पण के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। ये क्या होता है? वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन यानी m कहते हैं। हाइट ऑफ इमेज h डैश मान लेंगे, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा आपका रेखीय आवर्धन। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, अवतल दर्पण के उपयोग। इन्हीं से भी क्वेश्चन बनते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? दाढ़ी बनाने वाले शीशे के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग नाक कान वाले जो गले वाले डॉक्टर होते हैं वो भी आंतरिक ऑर्गन को देखने के लिए, सही से देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जबकि परावर्तक दूरदर्शी बनाने का भी प्रयोग अवतल दर्पण का होता है। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का यूज करते हैं परावर्तक दर्पण के रूप में। निकट दृष्टि के दोष के निवारण में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग। और उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। गाड़ियों व सड़कों पर लगे साइड लैंपों में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण का। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका लेंस। लेंस के बारे में जानेंगे। लेंस क्या होते हैं? दो तलों से घिरा हो, जिसके दोनों तल दो गोल पारदर्शक खंड होते हैं, लेंस कहलाते हैं। इनका उपयोग सभी प्रकाशीय यंत्रों जैसे कैमरा, प्रोजेक्टर, टेलीस्कोप, सूक्ष्मदर्शी आदि में किया जाता है। लेंसों का उपयोग, ये कांच मुख्यतः ये प्लास्टिक के बने होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? उत्तल लेंस एंड अवतल लेंस, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो उत्तल लेंस क्या है यानी कॉन्वेक्स लेंस क्या है? उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। किस तरीके से होता है? बीच में मोटा और किनारों पर पतला, इस तरीके का होता है उत्तल लेंस। और इसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस भी उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस तीन प्रकार का होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, उभयोत्तल, समतल उत्तल, और तीसरा है आपका अवतलोत्तल। ये उत्तल लेंस के तीन टाइप होते हैं। उत्तल लेंस समझ गए, अवतल लेंस समझते हैं, या बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, इस तरीके से। अवतल लेंस अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है, इसलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस या अपसारी लेंस कहते हैं। ओके, अवतल लेंस हो गया। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस समझते हैं। लेंस की क्षमता उसके द्वारा मीटर में नापी गई फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है, यानी व्युत्क्रम होती है। पी से डिनोट करते हैं, पावर है, पी से डिनोट करेंगे। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू 1/f, ये फार्मूला हो जाएगा, जहाँ पे f को हम हमेशा मीटर में मेजर करेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। P इज इक्वल टू 1/f, लेकिन फोकस दूरी जो होगी वो मीटर में मेजर करेंगे। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे हम d से डिनोट करते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, जिसे हम d से डिनोट करते हैं। लेंस की फोकस दूरी का सूत्र जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वही f फोकस दूरी, v इमेज की दूरी, और u वस्तु की दूरी। कहाँ से? ध्रुव से, पोल से। नोट है यहाँ पे, नोट पॉइंट, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी को ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे तब। अब हम पढ़ते हैं दृष्टि दोष के बारे में। दृष्टि दोष समय के साथ आंखों की सामंजन क्षमता यानी पावर ऑफ एकमेंडेशन कम होती जाती है, रिड्यूस होती रहती है, जिससे वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं तथा धुंधली दिखाई देती हैं, जिसे हम दृष्टि का दोष कहते हैं। और इसका निवारण चश्मा लगाकर किया जाता है। अलग अलग प्रकार के लेंस के यूज करके चश्मा लगाते हैं। आइए डिटेल में पढ़ते हैं। आंख में होने वाले कुछ प्रमुख दोष हैं, कौन कौन से हैं? निकट दृष्टि दोष है पहला। निकट में क्या होता है कि इसमें व्यक्ति पास की चीज़ों को तो स्पष्ट रूप से देख पाता है, किंतु दूर की वस्तुओं को देखने में उसे प्रॉब्लम होती है, तो ये होता है निकट दृष्टि दोष। और इसके निवारण के लिए ये इंपॉर्टेंट है, अवतल लेंस यूज होता है। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपका दूर दृष्टि दोष। इसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो साफ से देख लेता है, लेकिन वह पास की वस्तुओं को देखने में उसे परेशानी होती है, और इसके निवारण के लिए डॉक्टर उसे उत्तल लेंस चश्मे पर पहनने की सलाह देते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष होता है तीसरा। जब किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों एक साथ होते हैं, तब वह निकट और दूर की वस्तुओं को देखने में असहजता महसूस करता है, तो इस प्रकार के रोगी को जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। यह उम्र बढ़ने के साथ साथ होता रहता है, और इसके निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अवतल भी होता है और उत्तल भी होता है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं, मानव नेत्र की संरचना इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई के बारे में डिटेल से समझते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इसका संरचना बना हुआ है, फोटो है, इसके बारे में जानते हैं। पहला है आपका इसमें स्केलिया। स्केलिया यानी
इसमें पहला है आपका स्केलिया, स्केलिया या स्क्लेरोटिक भी बोलते हैं इसको। ये क्या है? इसी को बोलते हैं क्या? दृढ़ पटल, दृढ़ पटल इसको बोलते हैं। और ये ह्यूमन आई का सबसे बाहरी भाग होता है, जो एक अपारदर्शी श्वेत परत से ढका हुआ होता है, और ये आंख के भीतरी भागों को प्रोटेक्ट करता है, इसकी रक्षा करता है। ठीक है, स्केलिया जान लिया। दूसरा आपका है कोरॉइड, यानी कोरॉइड इसको रक्तक पटल बोलते हैं, या एक काले रंग की झिल्ली की तरह श्वेत परत की भीतरी पृष्ठ से लगी होती है, और ये प्रकाश यानी लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अवशोषित करता है और आंतरिक परावर्तन को रोकता है। थर्ड है आपका कॉर्निया, कॉर्निया के बारे में जानेंगे। ये नेत्र के सामने उभरे हुए आप देख सकते हैं, उभरे हुए पारदर्शक भाग को कॉर्निया कहते हैं। जो लाइट यानी प्रकाश होता है, ये कॉर्निया से ही होकर के नेत्र में इंटर करता है, प्रवेश करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका आयरिस, आयरिस के बारे में जानेंगे। आयरिस क्या है? कॉर्निया के पीछे अपारदर्शक झिल्ली के पर्दे को आयरिस कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आंख का रंग जो होता है वो आइरिस के रंग पर ही निर्भर करता है। ठीक है, आइरिस हो गया। अगला पॉइंट है आपका प्यूपिल, यानी पुतली। आइरिस के पीछे, आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है, आप देख सकते हैं इसमें छिद्र होता है, जिसे पुतली या नेत्र तारा भी कहते हैं। ये नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका आई लेंस। आई लेंस क्या होता है? आई लेंस आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस स्थित होता है, आप देख सकते हैं, या एक द्विउत्तल लेंस होता है। द्विउत्तल लेंस ये ह्यूमन आई में होता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है रेटिना। रेटिना के बारे में जानते हैं। रक्त पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में ये स्थित होता है, और इस पर्दे पर शंक्वाकार एवं दंडाकार दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, जो क्रमशः प्रकाश के एक तीव्रता के रूप में सुग्राही होती हैं। ठीक है, ये हो गया पॉइंट आपका। अगला एक इंपॉर्टेंट है कैलरी मसल्स, ये पूछा जाता है। मसल्स, कैलरी मसल्स, इसमें क्या होता है कि ये नेत्र लेंस की मसल्स की हेल्प कंट्रोल करता है। इन्हीं की सहायता से नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम या अधिक किया जा सकता है, यानी पावर ऑफ एकमेंडेशन जो होता है वो कैलरी मसल्स के द्वारा ही पॉसिबल होता है। ठीक है, संरचना समझ गए आप, इनके फंक्शन के बारे में जाने। आगे पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। मानव नेत्र की संरचना एक गोले के आकार की तरह होती है, आप देख सकते हैं। प्रकाश की किरणें जो किसी वस्तु से आती हैं, हमारी आंखों में लगे लेंस द्वारा ही प्रवेश करती हैं, तथा यह प्रकाश की किरणें रेटिना पर, किस पर? रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती हैं। दृष्टिपटल एक तरह का प्रकाश संवेदी पर्दा होता है, जो आंखों के पृष्ठभाग पे होता है। दृष्टिपटल प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं के द्वारा ही प्रकाश की तरंगों को, संकेतों को, जो सिग्नल्स होते हैं वो ब्रेन तक भेजता है। कौन? दृष्टिपटल। और हम संबंधित उस वस्तु को देखने में सक्षम हो पाते हैं। ये प्रोसेस होता है आंखों के द्वारा ही किसी भी वस्तु को देख पाना, एक जटिल प्रक्रिया है। तो ये सब आपने समझा, स्ट्रक्चर देखा। समंजन क्षमता यानी पावर ऑफ एकमेंडेशन, एकमेंडेशन समझेंगे क्या है? तो ये अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता होती है जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। ये अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है, एकमेंडेशन कहलाती है। यह हो गया। इसी को अभिनेत्र लेंस की वक्रता की किसी दूरी पर रखी वस्तु को देखने के लिए बढ़ने या घटने की क्षमता को अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका नेत्र का निकट बिंदु पूछा जाता है। नेत्र से वह कम से कम दूरी जहाँ तक कि वस्तु रखी हुई साफ दिखाई दे, वो हम निकट बिंदु उसको कहते हैं, नियर पॉइंट कहते हैं। और कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, दूर बिंदु क्या होता है? दूर बिंदु नेत्र से वह अधिकतम दूरी जहाँ पर रखी वस्तु साफ दिखाई दे, साफ दिखाई ना दे, सॉरी दूर है तो साफ दिखाई दे, तो उस नेत्र को क्या कहेंगे? उस पॉइंट को क्या कहेंगे? दूरबिंदु, यानी फार पॉइंट कहते हैं। मानव नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है? इनफाइनाइट होता है, यानी अनंत होता है। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट है आपका दृष्टिपरास। दृष्टिपरास क्या है? निकट बिंदु व दूर बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसे हम दृष्टिपरास कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपने इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखा, एक बड़े टॉपिक को कंप्लीट किया। मिलते हैं इसी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नेक्स्ट वीडियो में, जो आपके लिए बेहद उपयोगी होगी। तब तक पढ़ते रहें।